नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी। और झारखंड डायरी लेकर हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी। बहुत स्वागत है आनंद जी। और देखिए, अब झारखंड में सरकार पूरे तौर पर तैयार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनका कैबिनेट भी बन चुका है। कैबिनेट बनने के दौरान क्या खेला हुआ, यह भी हम समझेंगे आज झारखंड डायरी में। और आगे क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, हेमंत सोरेन क्या मंत्रियों के कान में फूंक रहे हैं। क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट रहा है जहां मंत्रियों के पीए के नौकर के यहां भी नोटों का पहाड़ मिलता रहा है। और केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं। और हम यह भी देख रहे हैं कि इस बार विधायक नंबर 82 गायब हो गया है। मतलब इस बार कोई एक विधायक जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे, उन्हें इस बार कोई अवसर नहीं मिलने जा रहा है। यह इतिहास कैसे खत्म हुआ, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हेमंत सोरेन जब तैयार हैं, कल उन्होंने पूरे कैबिनेट की बैठक भी की थी विभागों के बंटवारे के बाद, और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो जो निर्देश दिए हैं, पर्दे के पीछे क्या निर्देश दिए, क्या कान फूका, क्या समझाया, क्या बचना है, क्या करना है, और कैसे निपटना है, कैसे झारखंड को आगे ले जाना है, आनंद जी। जी नमस्कार ज्ञानेश्वर जी और आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन। बात जो कैबिनेट की बैठक हुई हेमंत सोरेन की, तो कोई निर्णय जी। नहीं हुआ। उस बैठक में नए मंत्री जो शपथ लेकर आए थे, उनके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और उनको कई निर्देश दिए, कुछ ऐसी बातें कही कि आपको किस तरह से काम करना है, काम करने के दौरान किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी है, इन सब बातों को बताया गया। खास करके कुछ बातें जैसे जी। मुख्यमंत्री ने कही, पिछली सरकार का जो उनका कार्यकाल था, वो उनका काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा। हमने देखा कि सरकार बनने के साथ ही एक शुरू हुआ कि कांग्रेस के तो विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई थी, 2021 के आस-पास में। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद कोरोना काल आया, उसके बाद फिर जब कोरोना काल हम्म। से उभरे, तो फिर ईडी पीछे लग गई हेमंत सोरेन के। तो ये पूरा जो उनका 5 साल हम्म। का था, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, फिर चंपई सोरेन हम्म। मुख्यमंत्री बने, फिर वो बाहर आए, फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये 5 साल का जो हेमंत सोरेन कोलकाता में 3 विधायक पकड़े गए। जी, जी। हाँ, वो भी वो जी। भी वो भी सरकार गिराने से जोड़कर ही उसको देखा जा रहा था कि वो शायद असम की ओर जा रहे थे या तो हम्म। पूरा जो उनका पिछला 2019 से 24 का जो कार्यकाल था, वो बहुत इवेंटफुल रहा, बहुत उतार-चढ़ाव रहा। और हम्म। इस बार जिस तरह का बड़ा जनादेश मिला है हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई परिस्थिति उनके सामने आए और अब वो पूरा जी। ध्यान झारखंड के विकास की तरफ लगाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मंत्रियों को जो हिदायतें दी हैं और उनसे जो अपेक्षाएँ की हैं, उसमें साफ है कि आप सबसे पहले जो पीए-पीएस रखेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। वो दागी ना हो, जी। ऐसा ना हो कि उनकी हरकतों की वजह से सरकार पर कोई आँच आए या कुछ बदनामी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय उन्होंने कहा कि जब आप भवन निर्माण की कोई योजना पास कर रहे हैं, तो वो देख लें कि हम्म। उसका उपयोग भी हो। नहीं तो हमने देखा पिछले साल कई सालों में बहुत सारे अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें बन गई, आज तक खाली पड़ी हैं, कहीं धँसने के कगार पर है, जी। कहीं टूट-फूट हो रही है, उपयोग नहीं हो रहा है, तो सरकारी धन का अपव्यय है। तो ये इस तरह से उन्होंने कई निर्देश दिए हैं और चूँकि इस बार उनका कैबिनेट थोड़ा अलग तरह का इसलिए भी है, क्योंकि कोई सीनियर हम्म। मंत्री नहीं है। राधाकृष्ण किशोर को जी। अगर छोड़ दें, तो सारे मंत्री हम्म। युवा हैं, एक तरह से ये युवा कैबिनेट है। तो म इस बिल्कुल। और 2-3 मंत्री हैं जो पहली बार बनकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन हम्म। सब चीज़ों को लेकर हेमंत सोरेन सतर्क हैं और सरकार पर पूरी मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने जो मंत्री बनाए झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से, वो तो रखे ही हैं वैसे उनके पिताजी के साथ काम कर चुके जो विधायक थे, उनमें किसी को मंत्री पद नहीं मिला, चाहे वो स्टीफन मरांडी हों, जी। जो 9वीं बार जीत कर हम्म। आए हैं, चाहे वो मथुरा हम्म। प्रसाद महतो हों, जो चौथी बार जीत के आए, ये लोग सब शिबू सोरेन जी के साथ काम कर चुके हैं। तो हेमंत सोरेन कहीं न हम्म। कहीं लगता होगा कि ये सीनियर आ जाएँगे, मेरे पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, ईगो क्लैश होगा जैसा चंपई सोरेन के मामले में था। चंपई सोरेन ने कहा कि मैं तो गुरुजी के बाद नंबर 2 था सीनियरिटी में और मेरा जी। अपमान हो गया। हम्म। तो ऐसी कोई नौबत ना आए इसलिए हेमंत सोरेन ने अपेक्षाकृत एक नई टीम बनाई है जो उनके
कंट्रोल में रहेगी और उनके कहने के अनुसार काम करेगी। दूसरी बात कि कांग्रेस के मंत्रियों के चयन में और उनके पोर्टफोलियो में भी आपने पिछले प्रोग्राम में आपने बात की थी कैसे उनको कांग्रेस जी, भवन से जो विभाग अलॉट हुए और फिर बदल दिए गए। इसमें भी कहीं न कहीं हुँ, हेमंत सोरेन ने अपना थोड़ा रुतबा दिखाया और हुँ, उन्होंने कांग्रेस जो आला कमान था वहां से जो आया हुआ निर्देश था उसको नहीं माना और मंत्रियों के विभाग में अपने हिसाब से फेरबदल किए। तो हेमंत सोरेन इन जी, कदमों से लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनको मालूम है कि जो जनादेश आया है वो उनकी वजह से आया है। वो आरजेडी या कांग्रेस हुँ, की वजह से नहीं आया है। इसलिए वो सरकार पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं और उसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो चलेगी झारखंड की, ये पिछली सरकार की तुलना में ज़्यादा बेहतर चलेगी और ये जनहित के लिए काम करेगी, ऐसा है। आनंद जी देखिए आप जो कह रहे हैं कि देखिए कई बातें आपने कही कि देखिए पीए के चयन में देखिए कई उदाहरण ऐसे रहे हैं जिसमें और देखिए कम से कम झारखंड और बिहार में हम ऐसे कई पीए को जानते हैं पीएस को जानते हैं कि जी, मंत्री जी ने जितना नोट नहीं छापा उससे अधिक पीए और पीएस ने छापा जी, तो यह कान में पढ़ा गया और आप देखते हैं देखिए पीए पीएस तो छोड़िए जो विधायक और सांसद प्रतिनिधि होते हैं उनका भी क्या हाल होता है जी, और आपने दूसरी बात कही देखिए भविष्य में युवा तो युवा पीढ़ी को वे आगे बढ़ा रहे हैं देखिए ऐसा लगता है कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि लगातार दूसरी बार मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन को यह लगने लगा है कि वह ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हो सकते हैं झारखंड के लिए तो हम यह भी समझना आपसे चाहेंगे कि एक झटके से इन्होंने जो पुराने थे बुजुर्ग थे शिबू सोरेन के साथ काम किया था वरिष्ठ थे उन्हें दरकिनार कर दिया क्या उनके भीतर कोई नाराजगी नहीं होगी या फिर हम यह भी समझना चाहते हैं कि देखिए 11 ही बनने थे बन तो गए 6-4-1 का फार्मूला लागू हुआ जैसा आपने कहा था पिछले बार झारखंड डायरी में तो 6-4-1 फार्मूला 6 के अलावा जो बचे हुए हैं उन्हें और जो वरिष्ठ हैं या फिर मंत्री पद की रेस में थे उन्हें कहीं ना कहीं सामंजित करेंगे कि बस इतने भर से काम चल जाएगा और सब लोगों को लगेगा कि मेरी किस्मत में मंत्री पद नहीं था इसलिए मैं मंत्री नहीं बना क्योंकि देखिए ऐसे ही मौकों की तलाश में बीजेपी रहती है वैसे मैंडेट बहुत बड़ा है मुश्किल तो है तो आनंद जी देखिए पहले पीए की बात कर ले पीए का इतिहास क्या रहा है वहां विधायक प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि का इतिहास क्या रहा इस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और फिर भविष्य के जो मतलब भविष्य की रणनीति है हेमंत सोरेन की नहीं अगले 20 साल मुझे राज करना है जी। तो पीएपीएस का इतिहास बड़ा झारखंड में रहा है रोचक। अभी आलमगीर आलम के पीए के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के यहाँ 32-33 करोड़ रुपए मिले थे। मतलब वो डायरेक्ट पीए जी भी नहीं थे, पीए के लिए काम हम्म, करते थे, जो जहांगीर हम्म, आलम थे। उसके पहले बात करेंगे तो एक एनोसेक का जब मंत्री हुआ करते थे, उनके पीएस जी काफ़ी चर्चा में रहते थे, अतीश सिंह उनका नाम था। या चंद्र प्रकाश हम्म, चौधरी जब अर्जुन मुंडा की सरकार में जल संसाधन मंत्री थे, उनके एक पीएस हुआ हम्म, करते थे मनोज सिंह, जमशेदपुर के ही थे। उनके यहाँ जब जी छापा पड़ा तो 12 करोड़ की एफडी मिली उनके यहाँ, पीएस से। बताइए वो मामला जी कहाँ गया मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा इतिहास झारखंड में बहुत सारे आप्त सचिवों का, निजी सहायकों का था और एक समय तो आप्त सचिवों को झारखंड में आफत सचिव कहा जाने लगा। जिस तरह के अच्छा हाँ, कि ये सरकारों के लिए और मंत्रियों के लिए आफत बनते जा रहे हैं, जिस तरह का दखल इनका था, हम्म, जिस तरह का ये था। तो अब हम्म। अब हेमंत सोरेन इस बार का जो उनका टेन्योर है, कार्यकाल है, उसमें वो लग रहा और है। मुझे लगता है मुझे जहाँ तक स्मरण है कि एनो सिक्का का जो वह मकान था व्हाइट हाउस जी। उसी में आजकल ईडी का दफ्तर भी है जी, रांची एयरपोर्ट के जी, जी, पास बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। वो एनोसेका का ही जी भव्य आलीशान मकान था जिसको ईडी ने अटैच करके उसको वहाँ रीजनल ऑफिस बना दिया है। तो हम्म, अब और उसी ऑफिस में अब एनोसेका कभी-कभी जाया भी करते हैं, वो ईडी की लपेटे में वो भी हैं और झारखंड के कई हम्म, ऐसे मंत्री हैं। हालाँकि झारखंड के तो बहुत मधुपुरा की सरकार के तो लगभग सारे मंत्री जेल यात्रा कराए थे और उसमें से ज़्यादातर हम्म, अभी भारतीय जनता पार्टी के में हैं फिलहाल। मधु कोड़ा भी हों या बिल्कुल भानु प्रताप शाही हों, कमलेश सिंह हों, सब लोग हों। हम्म, लेकिन आप्त सचिवों का जहाँ तक ये अच्छा कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कम से कम जो सरकारी काम में सहयोग के लिए जो निजी स्टाफ रखा जाता है, उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो लोग रख लेते हैं बिचौलिए टाइप के लोगों को, जो ठेकेदारों को, दलालों को लाते हैं, कमीशन लेते हैं, मंत्री को क्या मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन बदनामी तो सरकार और मंत्री की होती है। तो हेमंत सोरेन जी इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं वाकिफ़ हैं
और अब वो नहीं हुँ, चाहते कि ईडी और जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, उनको कोई भी मौका मिले इस बहाने से, ताकि जो केंद्र में जो सरकार है या जो एजेंसियां हैं, वो किसी बहाने से उनके काम में दखल अंदाजी करे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा उनका और बहुत दूरगामी सोच वाला फैसला हो सकता है। जी। जी। तो देखिए ये तो हो गया दूरगामी सोच, लेकिन आपने कहा कि युवा पीढ़ी को, जो बुजुर्ग हैं और जिन्हें लग रहा था हम पिताजी के साथ काम किए, शिबू सोरेन के साथ काम किए, बेटा मुझे कैसे छोड़ देगा, लेकिन क्या चंपई सोरेन के कारण मिली नसीहत है कि हेमंत सोरेन को लगा कि नहीं, मुझे अब अपनी जमात खड़ी करनी है जी। और इस दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनको एक टीम बनानी है। देखिए हेमंत सोरेन भी अभी युवा हैं, सै जी, 47 साल के आसपास उनकी उम्र हो रही है। तो जो जी। स्टीफन मरांडी 9 बार जीत कर आए हैं, 75 प्लस हैं। हुँ, कितनी ऊर्जा हुँ, बची होगी? अनुभव तो काफ़ी है, पर ऊर्जा कितनी बची होगी? बिल्कुल। दूसरा, अब हुँ, अभी नई पीढ़ी और नए जनरेशन में जैसे जो नई चीज़ें हैं, जो नई टेक्निकल एडवांसमेंट है, जो नई सोच है, वो कितना कर हुँ, पाएँगे? तो मुझे लगता है कि अब और आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो इसलिए उनको हुँ, लगा होगा कि मुझे अगर लंबी राजनीति करनी है, तो ऐसे लोगों की टीम तैयार करनी होगी, जो अगले 15 साल तक उनके साथ काम कर सकें। इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि ज़्यादा बचे भी नहीं है। नलिन सोरेन एक सीनियर विधायक थे, वो उनको सांसद जी, बन गए, उनको टिकट दे दिया गया था, वो सांसद बन गए थे। उनके बेटे को इस बार हुँ, टिकट मिला, वो जीत कर आए। तो स्टीफन मरांडी की अगली पारी है और अगली पारी में उनकी बेटी उपासना मरांडी जो है, वो उनकी जगह विधानसभा हुँ, के टिकट की दावेदार होंगी। तो स्टीफन मरांडी भी नाराज़ होकर ये जोखिम नहीं मोल लेना चाहेंगे कि उनके बाद जो उनकी बिल्कुल। बेटी जेएमएम से लड़ेंगी वहाँ, तो कम से कम उसके करियर हुँ, पर कोई आँच आए या उस पर कोई समस्या पैदा हो। तो मुझे लगता है कि 20 सूत्री के उपाध्यक्ष थे, पिछले 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष थे पिछले टेन्योर में। हुँ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हेमंत हुँ, सोरेन ने उनको दे दिया था। तो इस बार भी या हुँ, तो स्पीकर में कंटिन्यू कर जाएँगे, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, और नहीं तो हुँ, उनको उसी 20 सूत्री का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा कि आप सीनियर हैं, पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, सहयोगी उनके रहे हैं, तो आप एक कैबिनेट मंत्री का हुँ, दर्जा ले लीजिए और आराम से 20 सूत्री में करने के लिए बहुत कुछ होता है, अगर करने वाला व्यक्ति हो तो। तो ये है, और बाकी कोई बिल्कुल। सीनियर बचा नहीं। चंपई सोरेन चले गए, नलिन सोरेन सांसद बन गए, जोबा मांझी सांसद बन हुँ, गए और साइमन मरांडी जैसे नेता रहे नहीं। हेमलाल मुर्मू एक जीत के आए हुँ, हैं, लेकिन हेमलाल मुर्मू पुराने नेता हैं, लेकिन पार्टियां बदलते रहे हैं, तो इसलिए उनके पास हुँ। दबाव बनाने के लिए या नाराज होने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। चलिए, तो देखिए देखिए बचा नहीं है उनके पास, हेमलाल मुर्मू के पास, ये विधायक नंबर 82 या यूँ कहें कि कुर्सी नंबर 82, यह कैसे खाली हो गया इस बार दिखाई कोई एंग्लो इंडियन समाज नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या इतिहास है और क्या फैसले हैं और अंतिम प्रतिनिधित्व किसका रहा? देखिए, ये तो भारत के संविधान में व्यवस्था थी कि संसद और विधान मंडलों में हुँ, जहाँ कहीं भी एंग्लो इंडियन हुँ, होंगे, आबादी होगी, उसको हुँ, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से हुँ, ये व्यवस्था की गई थी कि संसद में भी चुनकर जाते थे और राज्य हुँ, विधानसभा, चूँकि झारखंड में एक एंग्लो इंडियन बस्ती थी जिसका नाम मैक्लुस्कीगंज है। तो आज़ादी के बाद हुँ, जो एंग्लो इंडियन यहाँ रह गए थे, वो मैक्लुस्कीगंज में आके बसे थे। एक उनकी उनकी पूरी एक आबादी थी। जी, तो कालांतर में हुँ, धीरे-धीरे ये भी अब बस्ती खाली हो गई है, ज़्यादातर लोग बाहर चले गए हैं, तो 2-4 हुँ, परिवार यहाँ रह गए हैं। तो उस व्यवस्था के तहत लोग यहाँ होते थे और एक एक ही परिवार के होते थे। एक अच्छा, जेपी गोल्डस्टीन साहब थे हुँ, जो आखिरी थे, और उनके पहले उनके हुँ, पिताजी हुआ करते थे। तो सरकार किसी की बनती हुँ, थी कि ये परिवार वहाँ हुँ, फिक्स रहता था कि यही बनेंगे वहाँ पर मनोनीत विधायक। इस बार से ये व्यवस्था बिल्कुल, खत्म हो गई है। ये हुँ। ये जो कानून जितने दिनों के लिए था या जो क्योंकि मुझे देखिए मैं इतिहास को पढ़ रहा था 25 जनवरी 2020 को रविशंकर प्रसाद केंद्र में यह नियम लेकर आए थे जी, और 24 जनवरी 2020 को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में ही तुरंत का तुरंत जी, हेमंत सोरेन ने शपथ दिलवा दी थी। जी। हाँ, जी। तो वो अधिनियम अब चूँकि लागू हो गया है, तो अब वो टेन्योर उनका खत्म होते के साथ वो प्रावधान भी खत्म हो गया। तो अब एंग्लो इंडियन की हुँ, व्यवस्था खत्म हो गई। तो इससे नुकसान क्या हुआ, उसमें होता क्या था कि उनको अधिकार तो सारे विधायकों वाले थे और महत्वपूर्ण अवसरों पर हुँ, वोटिंग का अधिकार भी उनको मिला हुआ था। तो इससे अच्छा। तो इलेक्टेड और सेलेक्टेड में थोड़ा-सा ये होता था कि भाई किसकी तरफ जाएँगे।
तो अब ये प्रावधान बिल्कुल। खत्म हो गया है और अब 81 जो इलेक्टेड मेंबर है वही 81 सदस्यीय विधानसभा है और अब कोई नॉमिनेटेड हुँ, मेंबर नहीं है। तो गोल्डस्टीन साहब थे, उनके पहले उनके पिताजी थे, तो यही व्यवस्था थी। हुँ, कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि बड़ी आबादी के प्रतिनिधि है, क्योंकि इक्का-दुक्का परिवार है और एक ही परिवार का बनता आ रहा था, तो ये भी लोकतंत्र की हुँ। दृष्टि से भी सही नहीं है कि बस एक ही परिवार है, उसी को बार-बार मौका मिलेगा। तो ये व्यवस्था एक वहाँ पर खत्म हुई है झारखंड में। लेकिन झारखंड अच्छा में आनंद जी आप जी। ये आप हाँ, कुछ करें। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉडी लैंग्वेज हेमंत सोरेन का इस बार का दिखाई दे रहा है और जो पिछली बार हमने देखा, हुँ, इसमें बहुत अंतर है। हेमंत सोरेन एक बड़े अच्छा। मैच्योर राजनेता की तरह नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और हुँ, जिस तरह से उन्हें उनसे वहाँ मुलाकात हुई, कल्पना सोरेन उनकी पत्नी भी साथ में गई थी। तो एक अच्छा जेस्चर था कि चुनाव के समय आप जितनी भी कड़वाहटें रही हों, एक-दूसरे पर हमले होते रहे हों, लेकिन जब वो हुँ, चुनाव जीत कर गए तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने अपना सम्मान दिखाया और प्रधानमंत्री ने भी हुँ, उनको समय दिया और उनको काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई। तो मुझे लगता है कि इस बार हेमंत सोरेन एक बड़े परिपक्व और मैच्योर नेता के रूप में सामने आए हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत जल्दी वो एक बड़ी धमक बनाएँगे, जैसे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की बात आपने की है। तो हुँ, मुझे हुँ। पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन भी आने वाले 5 सालों में हम उनको एक बड़े स्थापित नेता के रूप में देखेंगे। जी। चलिए देखिए स्थापित नेता के रूप में आप देखेंगे। हम एक और समझना चाहते हैं जो आपने बात कही कि मथुरा महतो, देखिए पीछे छूट गए मंत्री नहीं बन पाए। जी, जी। योगेंद्र प्रसाद को मौका मिला है जो गोमियों से आते हैं, योगेंद्र प्रसाद महतो हैं, जो झारखंड में कुर्मी राजनीति है, महतो राजनीति है, जिसके सबसे बड़े प्लेयर पहले सुदेश महतो हुआ करते थे। इस बार स्वयं चुनाव हार गए, 2019 में भी हारे थे और अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा। जी, लेकिन बहुत तेजी से उभर रहे हैं जयराम महतो। तो योगेंद्र महतो को मंत्री बनाने मात्र से, क्योंकि देखिए योगेंद्र महतो के बारे में कहा जाता है कि इनका कोयले का कारोबार भी और भी बहुत कुछ कुछ है। तो योगेंद्र महतो को मंत्री बना लेने मात्र से ही क्या हेमंत सोरेन झारखंड में कुर्मी राजनीति, महतो राजनीति और जयराम महतो की जो चुनौती है भविष्य की, उससे निपट पाएंगे? देखिए जयराम महतो कितनी चुनौती पेश कर पाएँगे, ये भी एक समझने वाली बात होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति हम्म, मोर्चा के ज़्यादा वोट नहीं काट पाए इस बार वो। और जयराम महतो हम्म, को भी अगर लंबी राजनीति करनी है, तो मुझे लगता है कि उनको ये अपना एक संगठन बनाना होगा या फिर अगर हस्तक्षेप करना है राजनीति में, तो किसी न किसी धड़े के साथ जाना होगा, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो। क्योंकि अकेले दम पर हम्म, राजनीति बहुत लंबे समय तक उनके पास साधन भी नहीं है कि उतना लंबा राजनीति उनसे हम्म। हो पाए। योगेंद्र और महतो पूरे मधे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, पूरे देश में पूरे देश गठबंधन की में चल राजनीति रही चल है। रही है। जी। योगेंद्र महतो को बनाने का कारण ये है कि योगेंद्र महतो हेमंत सोरेन के नज़दीक हैं, उनके बहुत विश्वास पात्र हैं। हम्म, योगेंद्र महतो एक बार हम्म, विधायक बने थे, फिर कोयला वाले किसी मामले में सज़ा हो गई थी, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। फिर उनकी पत्नी जीत जी। कर आई थी, फिर वो सज़ा उनकी हम्म, उस पर रोक लग गई, वो अपील में चला गया मामला, तो फिर वो जीत कर आए। हम्म, मथुरा महतो एक पुराने धड़े के नेता हैं, पुरानी सोच के नेता हैं और अब बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन नहीं बचा है। मुझे लगता है कि उनका भी ये आखिरी ही चुनाव है। तो हेमंत सोरेन ये हम्म, देख रहे हैं कि किन लोगों किस टीम पर वो कमांड अपना स्थापित कर सकें, किस टीम से वो काम ले सकेंगे। ऐसा नहीं कि किसी बहुत सीनियर को बैठा दिया और उसके विभाग में काम नहीं हो रहा है तो फिर बोल भी नहीं पा रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो कुछ हम्म, नाराज़गी हो रही है। तो ये न जो इस तरह के जो उनकी जो फीलिंग है, तो वो पूरा एक टीम उन्होंने उस तरह की तैयार की है। जैसे सुदेवी कुमार सोनू को उन्होंने बनाया, वो गिरिडीह से आते हैं हम्म, और पिछली विधानसभा जी। में भी मंत्री नहीं थे, लेकिन सरकार के समर्थन में विधानसभा में चाहे बोलना हो या विपक्ष को काउंटर करना हो, ये बड़ा अच्छा काउंटर करते थे। एक बात जो लेकिन हम्म, इसमें जो खटक रही है, इसमें जो इस पूरे हम्म, मंत्रिमंडल में एक भी फॉरवर्ड विधायक ने मंत्री नहीं बना है। कहने को कहा हम्म, जाता है कि दीपिका पांडे सिंह जो है वो मंत्री बनी है, लेकिन कांग्रेस जी, के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने बयान दिया था हम्म, कि दीपिका पांडे को हम लोगों ने ओबीसी और महिला कोटा के तहत शामिल किया है। ब्राह्मण परिवार में अच्छा। पैदा हुई हैं, लेकिन शादी उनकी अवध हम्म, बिहारी सिंह के बेटे से हुई है, जो कि कुर्मी है, महागामा से विधायक बने हैं, कई जी बार बिल्कुल। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। बिल्कुल। तो हम्म, एक तो हिंदू जो है ये परंपरा है, माना जाता है कि लड़की जिस घर में शादी करके जाती है, वही उसका गोत्र, वही उसकी जाति हो जाती है। तो इसके आधार पर हम्म, हम लोग मान सकते हैं। तो पिछली सरकार में मिथिलेश कुमार ठाकुर जो ब्राह्मण जाति से थे, गढ़वा से विधायक थे, उनको मंत्री बनाया गया था। इस बार भी 2 सवर्ण जीत कर आए हैं। भवनाथपुर से जी। अनंत प्रताप देव जीते हैं, जो वहाँ के शाही खानदान के हैं और
सारंग से उदय शंकर सिंह जीते हैं, जो भी वो भी एक स्टेट से आते हैं, वो भूमिहार हैं। तो एक भूमिहार जीते हैं, जी, एक राजपूत जीते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया है। इसको लेकर भी थोड़ा हुँ, चर्चा थी अखबारों में और मीडिया में भी इस बात को थी और यहाँ जो स्थानीय समुदाय है, कम से कम जो सवर्णों का है, हुँ, उनको भी उम्मीद थी कि कम से कम कोई सवर्ण इस बार बनेगा, एक तो कम से कम बनेगा ही। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा हुँ, है झारखंड बनने के बाद कि किसी सरकार में कोई भी सवर्ण नहीं है, जबकि सवर्णों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया। ऐसा नहीं है कि सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया और जेएमएम को वोट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये हुँ, एक ऐसा एक पहलू है जिस पर थोड़ा-सा हेमंत सोरेन को और विचार करना चाहिए था और अगर उन्होंने विचार करके किया है, तो उसके पीछे उनकी ज़रूर हुँ। कोई सोच रही होगी। बिल्कुल, रणनीति रही होगी। देखिए, हुँ। आपने कहा कि देखिए जयराम महतो अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे, गठबंधन करते हैं, नहीं करते। खैर चुनाव तो देखिए अब 2029 में ही होगा। शायद यह भी संभव हो कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों साथ हो। जी। लेकिन जयराम महतो जो अभी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, हेमंत सोरेन ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद इन दिनों में, इतने दिनों में आपने जयराम महतो के तेवर क्या देखे, उनकी गतिविधियां क्या देखी, विधायक बनने के बाद क्या वे पहले की तरह हैं या फिर बदले हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं, कहाँ फोकस एरिया है उनका? देखिए, जयराम अभी तो विधानसभा के विधायकों ने शपथ नहीं ली है सदस्यता की, लेकिन जी। जयराम महतो अपने क्षेत्र के अलावा भी अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हुँ, अभी उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए पिछली पहली बार की तुलना में थोड़ा अलग हो गया विधायक बनने के बाद और वो थोड़ा ज़्यादा हुँ, उमंग, ज़्यादा जोश चूँकि पहली बार बने हैं उनको दिखाई दे रहा है। कल वे अपने जी। यूनिवर्सिटी गए थे जहाँ वो पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने प्रोफ़ेसर हुँ, और छात्रों से मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने हुँ, अपने इलाके में मैदान में जनता दरबार लगाया था, लोगों की समस्याएँ सुनी थी। तो एक हुँ, विधायक जिस तरह से एक्ट करता है प्रोएक्टिव होकर, बाकी जो विधायक जो 2 बार 3 बार बन चुके हैं, उनका तो एक सेट पैटर्न बन जाता है कि लोग घर पर आएँगे, समस्याएँ बिल्कुल। लेकर सुनेंगे या कोई बहुत बड़ी बात होगी हुँ, तो ये करेंगे। लेकिन जयराम महतो एक नए तरह की एक ऊर्जा से भरे हुए युवा को जिस तरह का होना चाहिए, वैसा दिखाई दे रहा हुँ, है। और इस तरह अगर वो बने रहेंगे, इस तरह की पॉजिटिव राजनीति करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, तो इनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्ज्वल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजनीतिक हुँ, फैसले जो होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो जो राजनीतिक कदम उठाते हैं, 5 साल का समय है, हुँ, विधायक बन चुके हैं, पार्टी संगठन को उनको मजबूत करना है और सिर्फ़ एक जाति और एक जमात की राजनीति करने से बहुत लंबी दूरी तक की राजनीति नहीं तय की जा सकती है। तो अब ये हुँ, देखना होगा कि जयराम महतो हालाँकि इस बार चुनाव में उन्होंने 8 मुसलमान लोगों को टिकट दिया था। तो कहीं न कहीं उनकी एक नज़र जी। मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पर भी है। तो अब हुँ, उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उसकी परीक्षा है कि सुदेश हुँ, महतो ने जो जगह फिलहाल अभी खाली हो गई है उनकी, एक विधायक से जीत का है, हुँ, उसको वो कितनी तेज़ी से भर पाते हैं। एक विकल्प के रूप बिल्कुल। में कितनी अच्छी तरह से उभर पाते हैं, अपने समुदाय में और हुँ, उसके साथ-साथ बाकी समुदाय में भी जो झारखंडी मूलवासी समुदाय की वो बात करते हैं, तो जितनी तेज़ी से वो उस गैप को भरेंगे, उतनी तेज़ी से हुँ, उनका उत्थान होगा और अगर वो एक अच्छा संगठन बना लेते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर लेते हैं और अगली बार उनका प्रदर्शन बेहतर रहता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों तक जैसा सुदेश महतो बीजेपी के लिए अपरिहार्य बने रहे, उस तरह से जयराम महतो भी कोई अच्छा अलायंस या कोई अच्छा पार्टनर खोज लेते हैं और एक अच्छा संगठन बना हुँ। लेते हैं, तो आने वाले 20-25 सालों तक तो एक अच्छी राजनीति वो कर सकते हैं झारखंड में और उनके लिए उम्मीद अभी अभी आगे बहुत उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद बनी हुई है, लेकिन एक बात हम और समझना चाहते हैं, देखिए आप अधिक दिन तो जमशेदपुर में ही रहते हैं। जी, इस बार जमशेदपुर के लोग चुनावी नतीजे को लेकर परेशान हो गए। देखिए पिछले बार यदि रघुवर दास हार गए थे और हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो बन्ना गुप्ता कम से कम मंत्री थे। इस बार तो न पश्चिम न पूर्वी दोनों ही सरकार से बाहर हो गए। जी, रघुवर दास की बहू भी गई तो भाजपा की विधायक हैं, विपक्ष में बैठेंगी, पहली बार जीती हैं। सरयू राय चले गए, पश्चिमी में जीते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन बन्ना गुप्ता कोई मंत्री इस बार जमशेदपुर को मिला नहीं और यह लंबे अरसे के बाद हो रहा होगा। जी। ऐसी स्थिति में जमशेदपुर के लोग परेशानी महसूस नहीं करेंगे? हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी क्योंकि आप देखिए कि जब रघुवर दास तो एक ऐसे व्यक्ति रहे कि जब-जब भाजपा की जी। सरकार रही या भाजपा या जेएमएम की 2 बार सरकार बनी, सभी सरकारों में हुँ, मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, फिर हुँ, मुख्यमंत्री बने।
सरयू राय 2014 में जीते थे, एक बार मंत्री बने, लेकिन 2000 उनके पहले बन्ना गुप्ता मंत्री बने थे कुछ महीनों के लिए, या फिर 2019 से 2024 तक बन्ना गुप्ता मंत्री रहे, या फिर हुँ, जमशेदपुर से बगल की सीट पर सरायकेला से अगर भाजपा की सरकार नहीं रहती थी तो चंपई सोरेन मंत्री रहते थे। अब क्या है कि चंपई जी, सोरेन बीजेपी में आ गए हैं, जीतने के बाद भी मंत्री नहीं है। और हुँ, ये दोनों जीते भी हैं, रघुवर दास की बहू जीती हैं और सरयू राय जीते हैं, हुँ, लेकिन सरकार नहीं है। तो अब ये जमशेदपुर का जो आस-पास का इलाका है, थोड़ा खाली तो हो गया है। हालाँकि कोल्हान से 2 मंत्री हुँ, बनाए गए हैं, घाटशिला से रामदास सोरेन और चाईबासा से दीपक बिरुवा, लेकिन जमशेदपुर जो राजनीति का एक केंद्र रहा है और 2-2 जी, मुख्यमंत्री जमशेदपुर ने दिए, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। वो जमशेदपुर अब हुँ, राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा वैक्यूम वहाँ क्रिएट हो गया है, लेकिन ये अच्छी हुँ, बात आप इसको इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि अब नेताओं की नई पौध के उभरने का भी ये समय है, क्योंकि रघुवर दास बिल्कुल, राजनीति से बाहर हो गए हैं। सरयू राय मुझे लगता हुँ, है कि अब आखिरी ही चुनाव होगा। तो अब ये एक हुँ, राजनीति की एक नई पौध भी उभरेगी, लेकिन एक बात जो है कि 2026 तक जो झारखंड में परिसीमन पर रोक लगी थी, पूरे देश में परिसीमन हो गया था, झारखंड में नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि यहाँ आदिवासियों की जी, सीटें घट रही थी और सारे दलों ने मिलकर कहा था कि इसको रोका जाए, तो 2026 तक रुका था। लेकिन 2029 का चुनाव नए परिसीमन पर होगा। तो अभी जो नेता बिल्कुल, राजनीति कर रहे हैं, कई चुनाव क्षेत्र गायब हो जाएँगे, कई नए राजनीतिक क्षेत्र हुँ, बनेंगे। तो अब ये स्वरूप हुँ, 2026 के बाद जब तय होगा, तो एक राजनीति की एक नई धारा भी बनेगी, क्योंकि कई लोगों के चुनाव क्षेत्र गायब हो जाएँगे और कई ऐसे चुनाव क्षेत्र बन जी, जाएँगे जहाँ कोई स्थापित नेता नहीं होगा। तो आने वाले कुछ समय में हुँ, झारखंड में मुझे लगता है कि ये परिसीमन का भी जो एक शुरुआत होगी या क्या स्वरूप रहेगा, उस पर भी हम लोगों को नज़र हुँ। बनाकर रखनी होगी। जी। चलिए, तो देखिए नज़र तो बनाकर रखेंगे। एक बात और समझना चाहते हैं आपके तजुर्बे से देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और कल्पना सोरेन जो हैं वह तो हैं ही, जी। मतलब सेकंड पावरफुल तो उनको ही कहेंगे बगैर मंत्री हुए भी, विधायक तो हैं ही। यदि आपके नज़रिए से हम देखें 11 लोगों में देखिए हर जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है, हम ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। जी। कोई ना कोई किचन कैबिनेट होती है जिसमें सबसे अधिक प्रिय लोग होते हैं। इन 11 लोगों में हेमंत सोरेन के ज्यादा करीब आप किन लोगों को मानते हैं? यदि हम 3-4 नाम लेना चाहें तो कौन लोग आप मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा करीब होंगे और सबसे ज्यादा संवाद की स्थिति में होंगे? इन मंत्रिमंडल में मुझे जो समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा करीबी मुख्यमंत्री के गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू होंगे और सुदीप कुमार सोनू जी, और सब और यही कर रहे हैं। जी, जी, और गोमिया वाले योगेंद्र जी, प्रसाद, ये दोनों। जी, पत्नी तो उनकी है ही, वो हुँ, तो घर में भी हुँ, और बाहर भी पत्नी है, तो अर्धांगिनी है, तो साई की तरह साथ रहती है और उनके आने का हुँ, एक फ़ायदा हो गया कि हेमंत सोरेन के बारे में कहा जाता था कि उनके आस-पास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उनको गलत सलाह देते हैं। उस पर हुँ, भी अंकुश लग गया है क्योंकि अब कल्पना सोरेन ही उनके साथ ज़्यादा पहले घरेलू महिला थी, अपना स्कूल सँभालती थी, तो राजनीति में उनका समय नहीं रहता था। लेकिन जब से राजनीति में आई हैं, तो वो हेमंत सोरेन हुँ, की एडवाइज़र भी हैं, उनकी साथी भी हैं, उनकी सपोर्टर भी हैं, तो सब कुछ है। तो वो एक जो दाग जी, लगता था या एक जो आरोप लगते थे कि सलाहकार सही नहीं है, जी, तो अब कल्पना सोरेन हुँ, एक सलाहकार की भूमिका में भी है, एक साथी की भूमिका में भी है। हुँ, और ये जो कैबिनेट हुँ, के जो 2 सहयोगी हैं, जैसे पहले मिथिलेश ठाकुर थे, जी, तो अब सुदीप हुँ। सोनू होंगे और योगेंद्र प्रसाद होंगे, ये 2 लोग उनके सबसे नज़दीकी होंगे। सुदीप सोनू में क्या खासियत है जो हेमंत सोरेन को इतना करीब मतलब पहुँचा देता है? देखिए, उन्होंने जो शुरुआत राजनीति की है, तब से वो लगातार जेएमएम जी, के साथ है और वो बिल्कुल एक तो मुखर नेता है, फायर ब्रांड नेता है। हुँ, जी, पढ़ने-लिखने में उनकी काफ़ी रुचि है, वो अध्ययन हुँ, करते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं और बहुत हुँ, ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस धारा की राजनीति करता है, ख हुँ, 1932 का खतियान, मूलवासी, झारखंड के संसाधनों पर, यहाँ अवसरों पर झारखंडी लोगों को पहला हक मिले, इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी मुखर रहते हैं। तो एक बौद्धिकता भी हुँ, उनमें है, एक एक जो हुँ, आक्रामकता होनी चाहिए, वो भी उनमें है और एक लॉयल्टी हुँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी पार्टी के लिए, वो भी उनमें है। तो ये जी। सब बातें मिलकर उनको काफ़ी करीब बना देती हैं और काफ़ी करीब लाती हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस की चौकीदारी करते रहनी होगी कि ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हेमंत सोरेन अगर इन 16 विधायकों को भी हटा दें, तो उनके पास जी। 40 का नंबर है। 34 खुद हैं, 4 आरजेडी के हुँ, हैं, 2 माले के हैं। हुँ, 40 का नंबर है। जी। सरकार बनाने के लिए 41-42 लोग चाहिए। जदयू का 1 हुँ, विधायक, लोजपा का 1 विधायक और जयराम महतो, ये 3 तो
ऐसे हैं जो अगर चाहें तो कहीं भी बिल्कुल। जा सकते हैं। तो सरकार पर हुँ, कोई संकट, अगर कांग्रेस पूरी की पूरी भी हट जाए, तो भी हेमंत सोरेन की हुँ। सरकार पर कोई संकट नहीं, इसलिए वो ज़्यादा आश्वस्त हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बोल्ड फैसले ले रहे हैं। जी। चलिए, तो देखिए बोल्ड फैसले ले रहे हैं और हेमंत सोरेन अब बिल्कुल तैयार हैं अगले 5 साल सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस की मर्जी बहुत नहीं चलने वाली है और उन्होंने जिस तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन किया, संतुलन बनाने की कोशिश की है और जो नए हैं, उन्हें मौका दिया है ताकि भविष्य के वे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी हो सकें, जिन्हें हराना अपने-अपने राज्यों में बिहार और बंगाल में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आगे भी झारखंड डायरी नियत तारीख को हम आपके सामने लेकर आएँगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।